हिस्सा 2। इसलिए फ़ौरन 112 पर कॉल करके पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचते ही क्राइम सीन की जांच में जुट गई और सुशीला देवी की लाश की पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस दौरान अजय के भतीजे सौरभ ने एक ऐसी बात बताई जिसने इन्वेस्टिगेशन की सिमत ही बदल दी। इसने बताया कि इसी सुबह चाची सुशीला से मिलने के लिए एक आदमी और एक औरत घर आए थे। आप कौन, कहाँ से हो? बोले, हमसे और अजय हैं। इतने बोलकर वो अंदर घुस गए। उन्होंने चाय पी। सुशीला देवी के कत्ल के बाद अजय राजपूत का शक सीधा अपनी बड़ी बहू रागिनी और उसके भाई आकाश पर गया और इस शक के पीछे भी एक वजह थी। तकरीबन 8 माह पहले जब रागिनी घर छोड़कर अपने मैके चली गई थी तब इसके ससुर अजय इसे वापस लाने पहुंचे थे, लेकिन रागिनी ने लौटने से साफ इनकार कर दिया था और इसी दौरान इसके भाई आकाश ने 8 बीघा ज़मीन का मुतालबा करते हुए अजय को धमकी भी दी थी और इनका भाई जो है थोड़ा उल्टा सीधा बोल देते थे कि हम तुम्हें बता देंगे। अब इसी बुनियाद पर अजय ने ठिरोली पुलिस स्टेशन पहुंचकर रागिनी और आकाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। पर एफआईआर होते ही पुलिस फौरन एक्टिव हो गई। चूँकि घर की अलमारी से तकरीबन 8 लाख के जेवरात और कैश भी गायब था, इसलिए शुरू से ही पूरी इन्वेस्टिगेशन लूटपाट के जाविये से आगे बढ़ी। लेकिन जितना ये केस पहली नज़र में सीधा लग रहा था, उतना ही आहिस्ता आहिस्ता मकड़ी के जाल की तरह उलझता चला गया। इससे पहले कि पुलिस रागिनी और आकाश के खिलाफ कोई एक्शन लेती, इससे पहले ही दोनों खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए और अपनी बेगुनाही के गुहार लगाने लगे। जब इसके गुहार लगाने लगे अपनी बेगुनाही की गुहार लगाने लगे। जब इस केस के नामजद मुलजिमान खुद चलकर पुलिस के पास आ गए तो पुलिस ने भी बगैर जल्दी के इनके दावों को तस्दीक करना जरूरी समझा। रागिनी और आकाश के सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, रिकॉर्ड्स और कत्ल के वक्त की लोकेशन को क्रॉस चेक किया गया और जब सबूत इनके हक में मिले तो पुलिस ने दोनों को बुरी तरह से बेकसूर पाकर छोड़ दिया। लेकिन इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन फिर से सिफर पर आकर खड़ी हुई, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर रागिनी और आकाश कातिल नहीं है तो फिर सुशीला देवी का असल कातिल कौन है? पुलिस के पास ना कोई ठोस सबूत थे, ना कोई सीसीटीवी और ना ही कोई ऐसा गवाह जिससे इन्वेस्टिगेशन को एक पक्की सिमत मिल सके। इसलिए इन्वेस्टिगेटर्स ने राजपूत खानदान और आसपास के लोगों से एक एक करके पूछताछ शुरू की। इस सवाल जवाब के दौरान अजय के भतीजे सौरभ राजपूत ने पुलिस को एक और अहम लीड दी। सौरभ ने बताया कि 24 जून की दोपहर 3:15 बजे इसकी बीवी नीलम के पास अनजान नंबर से कॉल आई थी। ये फ़ोन करने वाली कोई और नहीं बल्कि पूजा थी, जो सुशीला देवी के बारे में पूछ रही थी और नीलम से सौरभ का नंबर मांग रही थी। ये तकरीबन इसी वक्त के आसपास की बात है जब सुशीला देवी के कत्ल की खबर फैल गई थी। पुलिस के लिए ये बात इसलिए भी अहम थी क्योंकि पूजा अपनी सास की कुछ मालूमात के बारे में मौजूद नहीं थी। इस वजह से एक अलहदा टीम को इसकी कॉल डिटेल्स और लोकेशन तस्दीक करने के लिए लगा दिया गया। अब पुलिस ने 24 जून की पूरे टाइमलाइन को मिनट ब मिनट जोड़ना शुरू किया और सौरभ से इन 2 लोगों के बारे में दोबारा पूछगिछ की जिन्हें इसने सुबह सुशीला देवी के घर जाते देखा था। सौरभ ने बताया कि इस दिन तकरीबन सुबह 5 बजे जब सुशीला देवी घर से तकरीबन 100 मीटर दूर पिशु बाड़े में जानवरों को चारा खिला रही थी, तब मुंह ढके एक आदमी और एक और औरत बाइक से वहां पर आए। दोनों ने बाइक घर से तकरीबन 200 मीटर दूर खड़ी की और पहले सुशीला के घर गए, लेकिन जब वो वहां नहीं मिली तो उन्हें ढूंढते हुए पिशु बाड़े तक पहुंच गए और फिर वहां से बात करते हुए वो सुशीला को साथ लेकर घर के अंदर चले गए। यहीं से पुलिस को पहली बार लगने लगा कि ये दोनों ही कत्ल के अहम मुलजिमान हो सकते हैं। इसी बीच पुलिस के शक की सुई आहिस्ता आहिस्ता पूजा पर टिकने लगी। इसे गोलियार से झांसी लाकर पूछगिछ शुरू की गई, लेकिन पूजा ने शुरू से ही अपनी बेगुनाही का दावा किया। इसका कहना था कि जिस वक्त सुशीला देवी का कत्ल हुआ उस वक्त वो गोलियार में अपनी बेटी की सालगिरह मना रही थी और इसके घर में अजय और संतोष दोनों मौजूद थे। लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो पूजा ने अचानक पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। इसने दावा किया कि इसकी सास ससुर के दरमियान अक्सर झगड़े होते रहते थे और इसे शक है कि कहीं अजय राजपूत ने ही अपनी बीवी सुशीला देवी का
कत्ल न करवाया हो। ये दावे काफ़ी संगीन थे, इसलिए इन्हें नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने अजय को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी, लेकिन अजय हर इल्ज़ाम से मुसलसल इनकार करते रहे और आखिरकार पुलिस ने अजय और पूजा को आमने सामने बिठाकर इंटरोगेशन शुरू की। और इसी दौरान पूजा ने अपने सुसर अजय की तरफ देखकर एक बहुत ही सनसनीखेज बात कही। उसने कहा कि आपने ही मुझे सुशीला का कत्ल करवाने के लिए कहा था। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए अच्छा वकील करूंगी। अब ये सुनते ही अजय की हालत खराब हो गई। अपनी बीवी के कत्ल के शक में वो वैसे भी हिरासत में थे, इसलिए वो बार बार सिर्फ अपनी बेगुनाही की कोहर लगाते रहे। पुलिस ने पूजा के इस दावे को भी हर जाविये से तस्दीक किया और जब कोई भी सबूत अजय के खिलाफ नहीं मिला तो उन्हें बेगुनाह पाकर रिहा कर दिया गया। लेकिन इस वाक़े से एक बात साफ हो चुकी थी, पूजा के बयानात बार बार बदल रहे थे और इन्वेस्टिगेशन का हर नया मोड़ इसी पर आकर रुक जाता था। इसलिए पुलिस ने एक अलग टीम को इसका पूरा माजी खंगालने की जिम्मेदारी दी और शायद इस वक्त पुलिस को भी अंदाज़ा नहीं था कि इनका पाला भोली भाली शक्ल के पीछे छुपे एक शैतान से पड़ा था। आज से तकरीबन 11 साल पहले यानी 2014 में रेलवे में लोको पायलट के ओहदे पर तैनात होद हराम अपनी बेटी पूजा की शादी इसी डिपार्टमेंट में काम करने वाले रमेश से करवा देते हैं। शादी के बाद पूजा मध्य प्रदेश के निवाड़ी में रमेश के साथ रहने लगी, लेकिन शुरू की खुशियां ज़्यादा दिन तक नहीं पाई। कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का नहीं, दो मिजाज का भी मिलान होता है और जब वही मिजाज एक दूसरे के बिल्कुल उलट हो तो रिश्तों की दरारें वक्त के साथ और गहरी होती चली जाती हैं। रमेश जितना पुरसुकून मिजाज का था, पूजा उतनी ही जिद और जारहाना तबीयत की थी। आहिस्ता आहिस्ता वो रमेश से ऐसी डिमांड्स करने लगी जो उसकी हैसियत से बाहर थी और जब रमेश उन्हें पूरा नहीं कर पाता तो घर में रोज़ाना झगड़े शुरू हो जाते थे। रोज़ के झगड़े आहिस्ता आहिस्ता दूरियों में बदले और फिर इन दूरियों ने शक की शक्ल इख्तियार कर ली। इस शक को और हवा मिली पूजा के सोशल मीडिया अकाउंट पर आने वाले कमेंट्स से, जो रमेश को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे। पूजा का बदलता हुआ रवैया देखकर रमेश को इसके किरदार पर शक होने लगा और देखते ही देखते लड़ाई झगड़ा रोज़ का हिस्सा बन गया। अपनी शादीशुदा जिंदगी को आंखों के सामने बिखरते देखकर रमेश शराब पीने लगा और नशे को घर लौटकर पूजा के किरदार पर सवाल उठाते हुए उसके साथ मारपीट भी करने लगा। इसलिए शादी के सिर्फ 3 साल के अंदर ही पूजा के अंदर रमेश के लिए इतनी नफरत भर चुकी थी कि उसने अलग होने के लिए तलाक नहीं बल्कि खूनी राह का इंतखाब किया। उसने अपनी जमा पूंजी से कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर किए और रमेश को जान से मरवाने की साजिश रच दी। मौका मिलते ही इन कॉन्ट्रैक्ट किलर्स ने रमेश पर फायरिंग कर दी, लेकिन किस्मत ने इस दिन इसका साथ दिया और एक भी गोली इसे नहीं लगी। मौत को इतना करीब से देखने के बाद रमेश समझ गया था कि जिसने भी यह हमला करवाया है वो दोबारा भी कोशिश ज़रूर करेगा, इसलिए इसने फ़ौरन पुलिस का सहारा लिया। इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो पुलिस के सामने जो सच आया उसने सबको हैरान कर दिया। हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि इसकी अपनी बीवी पूजा ही थी। इसी के बाद 2018 में रमेश ने पूजा के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज करवाया और पूजा को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। ताहम बाद में इसके वालिद ने इसकी जमानत करवाई और केस अदालत में चलता रहा। शुरू में हर अदालत की तारीख पर पूजा के साथ इसके वालिद खड़े नजर आते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद फालिज के हमले के बाद वो बिस्तर पर ही रह गए। इसलिए पूजा को अकेले ही अदालत के चक्कर काटने पड़ते थे और इन्हीं अदालतों